कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम है अभिषेक और आप सभी जुड़ गए हमारे द गुरुकुल क्लासेस में। आज की जो क्लास होगी वो हमारी होगी उपसय संयोजी यौगिक में। उससे पहले हम आपसे एक बात करना चाहेंगे कि अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो अपने धैर्य को, अपने पेशेंस को बिल्कुल अपना मित्र, सच्चा मित्र बना लीजिए अगर आप जीवन में सफलता प्राप्त करनी, क्योंकि सफलता प्राप्त करने की कोई शॉर्टकट या कोई कुंजी नहीं होती है। तो चलो आज की क्लास जो होगी वो होगी हमारी उपसय संयोजी यौगिक, जिसमें हम ये 7 नंबर का इसमें लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछेगा ही पूछेगा। वो होगा आपका वर्नर संयोजकताबद्ध सिद्धांत या तो क्रिस्टल क्षेत्रबद्ध सिद्धांत। तो इसके लिए हम पहले पूरे चैप्टर में जो जो इंपॉर्टेंट है वो सब पढ़ेंगे। इसमें आईयूपीएससी नाम जो आप 4 या 5 नंबर के आईयूपीएससी नाम पूछेगा ही पूछेगा, तो उसको भी देख लेते हैं। जैसा कि हमने पहली रीडिंग लिखी है द्विक लवण और उपसय संयोजी लवण, तो वो इसमें अंतर पूछ लेता है कि द्विक लवण और उपसय संयोजी लवण में क्या अंतर होता है, बताइए, समझाइए। तो आप कैसे उसको समझाएंगे? द्विक लवण ये होता है कि वे यौगिक जो जल में, जैसे किसी को जैसे फिटकरी है, जल में उसको घोलो, फिटकरी एक आपका द्विक लवण है। तो जल में घोलने पर जो अपना अस्तित्व या अपनी पहचान खो देते हैं, जल में घोलने पर जो लवण अपनी अस्तित्व खो देते हैं, अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें कहते हैं द्विक लवण। समझ में आई बात? मतलब वो अपने आयनों में टूट जाते हैं और अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग तरह के हिसाब से बहुत द्विक लवण फिर नहीं रह जाता है। और अच्छा, ये हो गया द्विक लवण कि जो जलीय विलयन में घोलने पर अपनी पहचान खो देते हैं, उन्हें द्विक लवण कहते हैं। अब आ जाओ उपसय संयोजी यौगिक की परिभाषा। उपसय संयोजी यौगिक वे लवण होते हैं या वे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में घोलने पर अपनी पहचान नहीं खोते हैं। समझ में आ गई बात? साधारण आयनों में विभक्त नहीं होते हैं, जैसे K4 FeCN और ये 6 है, तो ये CN फिर K में ऐसे नहीं टूटेगा, ये टूटेगा K+ और ये Fe, इतना संकुल यौगिक अलग। तो ये जलीय विलयन में जाने पर अपनी पहचान नहीं खोते। बस दो चीजें तुमको याद रखना है कि ये पहचान अपनी खो देते हैं जलीय विलयन में, और ये जलीय विलयन में अपनी पहचान नहीं खोते। इसके बाद हम लिगैंड की सीधे से चर्चा करेंगे, क्योंकि जो इसमें इंपॉर्टेंट है हम उसी की बात करेंगे यहाँ पर। और इसमें कुछ उदाहरण देखकर आपको समझाएंगे। जैसे पूछेगा बताइए ये अनुचुंबकीय है, प्रतिचुंबकीय, कारण सहित स्पष्ट कीजिए, तो ये सब हम आपको बताएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले हम लिगैंड की चर्चा करेंगे। तो जैसे कि हमने एक उदाहरण लिखा हुआ है, ये देखिए, इसी में हम सब कुछ आपको समझा देंगे। इसमें जो संकुल यौगिक है, इसमें जो जो टर्म्स है मैं आपको समझा दे रहा हूं। फिर लास्ट से चलते हैं, ये क्या है? ये हो गई आपकी मेटल, केंद्रीय धातु परमाणु। इससे जो जुड़े हैं CN, ये हो गए आपके लिगैंड। केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े दाता परमाणुओं को या दाता परमाणु यौगिकों को, ये यौगिक भी हो सकते हैं, CN साइनाइड और कार्बन मिलकर बना है। तो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले, केंद्रीय धातु परमाणुओं को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करने वाले यौगिकों को या तत्वों को लिगैंड कहते हैं। और जो ले रहा है, जो केंद्र में होता है, उसे केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। अब केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े लिगैंडों की संख्या को समन्वय संख्या कहते हैं। कितने लिगैंड इसमें जुड़े हैं उसको कहते हैं समन्वय संख्या। इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई। इसको कहते हैं धनायन। अगर ये इनके पीछे Cl जुड़ा होता है तो उसको कहते हैं ऋणायन। इसके बाद समन्वय संख्या आपकी हो गई। केंद्रीय धातु परमाणु हमने बता दिया कि जो लिगैंडों से घिरा होता है बीच में, या लिगैंडों से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उसे कहते हैं केंद्रीय धातु परमाणु। और लिगैंड वो होते हैं जो केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करते हैं, उनको लिगैंड कहते हैं। इसके बाद उपसय संयोजी यौगिक, ये हमने बता दिया। चुंबकीय गुणधर्म और आकृतियां, ये हम आपको बाद में बताएंगे। सबसे पहले हम आपको आईयूपीएससी नाम इसमें क्लियर कर दें, जो 4 से 5 नंबर का पूछता है। आईयूपीएससी नाम पढ़ने से पहले उनके कुछ टर्म समझ लीजिए कि लिगैंड कितने प्रकार के होते हैं। लिगैंड के प्रकार जब समझेंगे तब उसमें हम आईयूपीएससी। अच्छा, लिगैंड के प्रकार हो गए आपके धनायन, ऋणायन और उदासीन। इनके सबके नाम भी लिख लीजिए कि धनायन कौन कौन से होते हैं, ऋणायन कौन कौन से होते हैं और उदासीन कौन कौन से होते हैं। धनायन, ऋणायन और उदासीन। ऋणायन, अच्छा, ये एक दंती बहुदंती, ये
इलेक्ट्रॉन देने के आधार पर होते हैं, एक दंती, द्विदंती, त्रिदंती, बहुदंती, है ना, ऐसे करके पंचदंती, खड़दंती आते हैं। तो उस हिसाब से देखेंगे तो जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर रहा है उसे एक दंती, जो दो इलेक्ट्रॉन युग्म त्याग कर रहा है उसे द्विदंती, ऐसे त्रिदंती, चतुर्दंती, है ना। और जो आपके काम का है वो है ऋणायन, धनायन और उदासीन। तो क्या करते हैं इसमें, जो ऋणायन होते हैं आपके हो गया F माइनस और Cl माइनस, Cn माइनस, OH माइनस, ये हो गए ऋणायन आपके Br और पराक्साइड O2, O2 माइनस, NH2 माइनस। तो ये हमारे लिगेंड के प्रकार हो गए और कुछ हमने नाम लिखे। अब इनके IUPAC जब नाम का लिखेंगे तो क्या नियम होता है ये समझिए। ऋणायन नियम ये हो गया फ्लोरीन, क्लोरीन, साइनाइड, है ना, हाइड्रोक्साइड, और ये पराक्साइड और ये एमाइड। अब जब ऋणायन का नामकरण करते हैं तो उनके बाद में ओ लगा देते हैं। इनका उच्चारण जब करेंगे तो पढ़ेंगे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, एमाइडो, साइनाइडो, है ना, ऐसे करके ओ लगा देंगे। ओ लगा करके IUPAC नाम लिखते हैं ऋणायन लिगेंडो का, ओ, एमाइडो, पराक्साइडो, ऐसे करके। और जब धनायन, तो इसमें धनायन में इसको ईएम जोड़ देते हैं, नाइट्रो और ईएम। धनायन में ईएम शब्द का प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम, हाइड्राजीनियम और अमोनियम और हाइड्रोनियम। समझ में आई बात। ये आपके हो गए धनायन। ये ऋणायन को देख लीजिए, बार बार आएंगे जब आप होगे, देख लीजिए और कॉपी पेन उठा करके नोट कर लीजिए जितनी चीजें बता रहे हैं। ये हो गया ऋणायन, ये हो गया धनायन। और जो उदासीन होते हैं उसमें कोई नियम नहीं लगता, उसका कोई नाम फिक्स नहीं। इसको एक्वा भी कह सकते हैं, इसको अमोनिया, इसको फास्फीन, इसको पिरिडीन, ये साइक्लोपेंटाडाइनाइल और ये कार्बोनिल, ये थायोकार्बोनिल, है ना। तो इनके नाम नोट कर लीजिए, सब लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो नाम नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इनका जब IUPAC बताएंगे, अभी मैं इसके बाद सीधे IUPAC में जा रहा हूँ। IUPAC बताने के लिए इनकी बहुत जरूरत पड़ेगी। पोटेशियम, फेरो, ये एक आपका संकुल यौगिक लिखा है। अब इसमें हमको इसका नामकरण करना है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहला नियम कि सबसे पहले समन्वय संख्या जो लिखी है उसको देखना है। समन्वय संख्या कितनी है इसकी, हेक्सा, लिख दिया हमने। हेक्सा लिखने के बाद अब हम लिगैंड में जाएंगे। लिगैंड हमारा ऋणात्मक है, ऋणात्मक का CN, CN को पढ़ते हैं साइनाइड, साइनाइड में O जोड़ देंगे तो हो जाएगा साइनाइडो, हो गया। इसके बाद अब हम केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखेंगे, ये फेरस, फेरस है ना, इसको फेरेट भी आयन लिख देते हैं, जैसे फेरेट, जिंकेट, है ना, क्यूप्रेट, ऐसे करके यहाँ पर नाम लिखे जाते हैं। तुम इसको आयरन भी लिख सकते हो, हेक्सा, साइनाइडो, फेरस या फेरेट लिख दिया मैंने। और इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल के आएगी सेकंड। अच्छा ये कैसे निकल के आई, ये देखो ऐसे, जिसकी निकालनी ऑक्सीकरण संख्या उसको मान लो X, प्लस का चिन्ह लगाओ, जो लिगैंड है उसमें आवेश माइनस का 1 है और जो उसकी समन्वय संख्या उससे गुणा कर दो। अब इसको जब बुआ तोड़ोगे तो ये टूटेगा 4K माइनस और FeCN 6 माइनस माइनस माइनस, ऐसे टूटेगा। तो इसको -4 जितना आवेश इसमें निकले इसको लिख दो इधर। अब क्या करेंगे, x को यहीं रखेंगे, -6 उधर जाएगा तो -4 + 6 हो जाएगा, लिख दो पोटेशियम। अगर पीछे क्लोराइड वगैरह कुछ लिखा था तो उसका नाम पीछे लिख देते। ये ट्रिक होती है, समझो कि जो आगे लिखा है उसका नाम आगे से शुरू कर दो, पोटेशियम। लेकिन अगर पीछे लगा होगा तो उसका नाम यहीं पीछे ही जाएगा, पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड। ऐसे IUPAC नाम लिखा जाता है। एक उदाहरण और देख लो और समझा दे रहे हैं। K2NiCN4, इसका लिखना है IUPAC नाम। तो फिर से आगे है तो फिर से लिख देंगे पोटेशियम
अब जब संकुल में उतरेंगे तो पीछे से टेट्रा साइनाइडो निकिलेट 2 4 2 इधर 2 माइनस का 2 इधर जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा प्लस का 2 आएगा निकलेट। यात्रिकरण संख्या निकालना आना चाहिए, ये अभ्यास करोगे बार बार तो आ जाएगा। और देखो एक ऋणात्मक वाला बता दें, PTNS3 PT प्लेटिनम और ये किसके साथ NH3 का होल ट्वाइस और Cl2। अगर ऐसे लिखा हो बाद में ये क्लोरीन जुड़ा है ऋणात्मक है ना ये, तो प्लेटिनम इसको छोड़ो, सबसे पहले यहाँ संकुल यौगिक के अंदर पीछे से ऐसे नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 ऐसे नाम लिखेंगे तो इसको लिखते हैं 20। यहाँ डाइट्राइट्रिस नहीं चलता, यहाँ चलता 20 ट्रिस ऐसे ऐसे करके, तो 20 अमोनिया प्लेटिनेट या प्लेटिनम भी तुम लिख सकते हो। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे तो ये प्लस का 2 और ये 0 इधर से जाएगा, ये 0 0 हो जाएगा, प्लस का 2 ये भी प्लस का 2 आएगा और ये क्लोराइड लिख देंगे बस, क्लोराइड ऐसे लिखा जाता है यूपीएससी नाम। समझ में आ गया। सबसे पहले हम संकुल यौगिक के अंदर समन्वय संख्या लिख दी, उसके बाद हमारा जो लिगैंड है उसका नाम लिख दिया, फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिख दिया 8 लगा करके और उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या वो लिख दी, उसके बाद हमने ऋणात्मक वाला तत्व लिख दिया। ये हो गए आपके। अब एक आपको हम दे रहे हैं वो आपको करना है, आपका होमवर्क हो गया, कर करके इसको कमेंट में लिख दीजिएगा। लिखिए FeH2O होल 6 और Cl3 ऐसे, इसको जरा करके बताइएगा, हमको होमवर्क है ये आपका। आयुपीएससी हो गया, आयुपीएससी नामकरण, बस इससे ज्यादा कुछ इसमें आना नहीं है। बड़े बड़े भी तमाम आएंगे, लंबे चौड़े वो भी आप कर लोगे इसी प्रकार से। अच्छा, इसका एक नियम और होता है, जब ये 2 आ जाए, जैसे आ जाए 2 लिगैंड एक साथ, कैसे ऐसे PT Cl 2 नहीं 3 तमाम आ जाए, देखो जिसमें बहुत सारे आ गए, NO2 और NH3 का होल 4 और SO4 सल्फेट। अब देखो इसमें क्लोरीन भी है, नाइट्रोनियम भी है और ये अमोनिया भी है, तो ऐसे में कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले इनका नाम तुमको पता है, क्लो का से शुरू हुआ, ये है ना और ये है आ, तो सबसे पहले क्या आ रहा है? आ का और ना, तो आ वाले का सबसे पहले नाम लिखेंगे इसका, तो इसकी संख्या कितनी है? टेट्रा के बाद इसका लिखेंगे अमोनिया, टेट्रा अमोनिया। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद ये तुम्हारा ये क्लोराइडो, जो ऋणात्मक होगा उसमें ओ लगा देते हैं, तो क्लोराइडो हो गया। क्लोराइडो के बाद ये लिखेंगे नाइट्रोनियम। अब इसके बाद हम केंद्रीय धातु परमाणु की लिखेंगे। केंद्रीय धातु परमाणु हमारा होता है प्लेटिनेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे? बस वही काम, जिसकी निकालना है उसको मान लो यक्स मानने के बाद प्लस ये -1, फिर प्लस, जैसे जैसे बदलेंगे इसको प्लस माइनस में तोड़ते जाते हैं। ये भी 1 है और इसका आयन होता है प्लस का 1, नाइट्रोनियम आयन +1 होता है। इसके बाद इसमें जाएंगे तो ये हो जाएगा +0, 0 में 4 का गुणा हो जाएगा तो ये भी 4। अब जब सल्फेट को तोड़ेंगे तो सल्फेट ये -2 यहाँ देगा, -2 ये हो गया, ये प्लस का होगा, प्लस का 2,
अब क्या करेंगे, अब जो तुमको करना कर लो। ये इससे कट गया, ये 0 हो गया। x बराबर कितना आ गया, 38 सेकेंड। इसके बाद लिखेंगे इस ऋणायन का नाम सल्फेट। ऐसे लिखे जाते हैं IUPAC नाम। इतने आसानी से समझा दिए हैं कि अब आपको समझने की कहीं जरूरत नहीं है। इसके बाद बच्चे हम पढ़ेंगे तुम्हारा वर्नर सिद्धांत, और ये बीबटी और CFT दोनों पढ़ेंगे एक साथ। तो इनको पढ़ करके बस इस चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पूछेगा आपसे। अब हम वर्नर का संयोजकता बंध सिद्धांत पढ़ेंगे। वर्नर का संयोजकता बंध सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है बच्चों, ये सिद्धांत केंद्रीय धातु परमाणु के संकरण के कक्षकों के जो संकरण है ना, इलेक्ट्रॉन युग्म जो इसके हैं, इलेक्ट्रॉनों युग्म के संकरण के आधार पर आधारित है। जो ये वर्नर ने संयोजकता बंध सिद्धांत दिया था, इसके अनुसार हमें ज्ञात क्या होता है, नंबर 1 इसका हमको संकरण प्राप्त होता है। संकरण निकाले जा सकते हैं। इससे इसकी चुंबकीय और अनुचुंबकीय या प्रतिचुंबकीय, चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, इससे हमको चुंबकीय और प्रतिचुंबकीय का पता चलता है। नंबर 3 आकृति का पता चलता है, खटकोणी, समफलकी, समवर्गी, जो आकृति, अष्टफलकी, खटफलकी आकृति। और इससे हमको रंगीन आयन का पता चलता है, और इससे हमको उत्प्रेरकीय गुण का पता चलता है। तो सबसे पहले हम किसी एक उदाहरण से आपको समझाएंगे कि कैसे निकाला जाता है। इसके लिए हम बच्चे उदाहरण लेंगे। तो ये एक उदाहरण लेकर के हम आपको समझा दे रहे हैं। ये आपका 2019, 23 और 24 में आया हुआ उदाहरण है, इसी को मैं समझा दे रहा हूँ। टेट्रासाइनो निकिलेट आयरन, इस उदाहरण से आप इसका संकरण निकालेंगे, फिर चुंबकीय, आप चुंबकीय पर जब संकरण निकालेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। संकरण निकालने से पहले बच्चों आप ये देखो कि जो प्रबल लिगैंड होते हैं, जो प्रबल होते हैं और दुर्बल होते हैं, दो प्रकार के लिगैंड और होते हैं, प्रबल और दुर्बल। जो प्रबल लिगैंड होते हैं वो प्रबलता से आक्रमण करते हैं, और जो कक्षकों के, ये कक्षक देखो, डी कक्षक में बना ही दे रहा हूँ, निकिल, इसमें केंद्रीय धातु परमाणु क्या है, केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास या इलेक्ट्रॉन युग्म के के आधार पर आधारित है तुम्हारा वर्नर संयोजकता बल सिद्धांत। तो सबसे पहले तो इसका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। तो हम लिख देंगे AR, लिख दिया। इसके बाद किसके परमाणु क्रमांक में आता है, तो हम D से शुरू करेंगे, 3D8 और 4S2 ऐसे होता है ना, ये हो गया। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था का हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, तो ऑक्सीकरण अवस्था में Ni+2 हो जाता है, जो AR तो AR रहेगा और 3D8 भी रहेगा, और ये 4S2 गायब हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब इसके हम तुमको भर के बताते हैं कि कैसे इसमें भरे होते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसके खाली हैं बच्चा, ये देख रहे हो, ये खाली है। अब लेकिन जब इसमें CN साइन, ये एक प्रबल लिगैंड होता है, जब इसमें आक्रमण करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन देख रहे हो, ये इलेक्ट्रॉन अपना बुरिया बिस्तर बांध करके इस कमरे से निकलकर इसके कमरे में घुस जाएगा, उल्टा ऐसे। जब आपके घर में ठीक ठाक रिश्तेदार आते हैं, समझो मेरी बात को, तो आप लोग अपनी अपनी खटिया लेके दूसरे कमरे में, बरामदे में, हाल में कहीं चले जाते हैं, उनको एक खाली कमरा दिया जाता है ना कि आप लोग यहाँ सोइए, विश्राम करिए, हम कहीं और एडजस्ट कर लेंगे, हम बगल वाले में फूफा के कमरे में सो जाएंगे। तो ये हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर था वो इसके साथ एडजस्ट हो गया। अच्छा, ये 3D का है, 3D है ना, और इसके बाद 4S भी आया था, तो 4S के आगे 4P और 4D आगे करके वो भी तो आएंगे। तो 4S में होता है 1 डिब्बा, P में होते हैं 3 डिब्बे, और D वाला हमको मतलब नहीं, उससे छोड़ो।
तो इसमें कितने बहुआ कक्षा खाली है? डी, और 4 में एस, DsP3। कितना इसका निकल के आया संकरण? DsP3। अच्छा, एक चीज और रुक जाइए, जो साइनाइड है वो 4 है, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म कितने हैं? Cn, D3P3 नहीं आएगा। 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो यहाँ भर देगा, यहाँ भर देगा, यहाँ भर देगा और यहाँ भर देगा, यहाँ भर देगा। 4 तो D2 तक जाएगा, 1, 2, 3 और 4 केवल P2 तक जाएगा, DsP2। कितना? DsP2। तो ये होगा। अब संकरण हमने निकाल लिया DsP2। अच्छा, फिर से समझ लो कैसे निकाला। केंद्रीय धातु परमाणु की पहले हमने इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, फिर इसकी आक्सीकरण अवस्था का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा, तो +1 है, +2 अरे +2 बना कैसे होगा? जब ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग कर दिए होंगे, त्याग किया तो, और इसके बाद जब हमने इसका कमरा बंद बनाया तो जो डी के ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन था, ये आकर के इसमें घुस गया कि नहीं? जो डी इलेक्ट्रॉन एक सिंगल इलेक्ट्रॉन युग्मित था वो आकर के यहाँ हो गया। पहले 2 युग्मित थे तो ये एक बना लिया इसने। अब इसके बाद साइनाइड इसको क्या देगा? इलेक्ट्रॉन युग्म प्रदान करना शुरू करेगा, तो 4 साइनाइड हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन युग्म इसको दे दिए, तो इसका संकरण निकला है DsP2। अब ये हो जाएगा। अगर ऐसा संकरण निकल के आए तो आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे आ जाए D2sp3 आ जाए तो ये अष्ट वर्गाकार होता है, अष्टफलकी होता है। ये हो गया वर्गाकार चतुष्फलकी निम्न चक्रण। अच्छा, ये हो गया। अब इसमें हमको ये तुम बताओ कि क्या कोई तुमको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है इस अवस्था में? इससे साइनाइड से जुड़ने के बाद कोई अयुग्मित दिख रहा है? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये प्रतिचुंबकीय है। कैसा है? प्रतिचुंबकीय है। अगर और ये रंगीन यौगिक का निर्माण नहीं करेगा, रंगीन नहीं, उत्प्रेरकीय नहीं, रंगीन नहीं। जब प्रतिचुंबकीय है तो रंगीन आयन भी नहीं देगा। रंगीन आयन तभी देता है जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसी विशेष हमारा जो दृश्य प्रकाश होता है उसमें किसी विशेष विकिरण को ग्रहण करके विलयन को रंगीन बनाता है। जब जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है, और जो युग्मित है वो कुछ नहीं करते हैं, वो आराम से सोते हैं, उनको किसी से कुछ मतलब नहीं होता है। उत्प्रेरकीय गुण, तो इसमें उत्प्रेरकीय गुण भी नहीं होगा, ये भी समझ लो। ज्यामितीय वर्ग समतलीय अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण प्रतिचुंबकीय, इतनी सी बात है। अब इसकी संरचना देख लो कैसे बनती है। संरचना हम यहां बनाए दे रहे हैं, ये ऐसे निम्न चक्री। ये बीच में हमारी केंद्रीय धातु परमाणु, ये देखो, ये बात Cn या Nc भी लिख सकते हो, Cn और Cn, ये निम्न चक्री हो गया ऐसे। ये है आपकी आकृति। संकुल आयन की संरचना, ऐसी संरचना हमने निकाल ली, इसकी आकृति निकाल ली, संरचना ये बना दी हमने। अगर D2sp3 होगा तो ये देखो वर्गाकार निम्न चक्रण, ये बन गया। इसके बाद अब हम एक और उदाहरण से आपको समझाएंगे। दूसरा उदाहरण इसका देखो, एक दो उदाहरण कर लो जो इंपॉर्टेंट है बस। तो वर्नर संयोजकता बद्ध में हम क्या क्या कर सकते हैं? वर्नर संयोजकता बद्ध वर्नर वैज्ञानिक ने केंद्रीय धातु परमाणु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संयोजकता या अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर इन्होंने इस बंध का प्रतिपादन किया था, संकरण के आधार पर, संकरण जो होता है। अच्छा, अब देखो इसमें दूसरा उदाहरण हम आपको समझा दे रहे हैं। CrNH3 6, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी समझ के चलो।
यही दो तीन उदाहरणों में फंस जाएगा, पूछेगा अनुचुंबकीय प्रकृति क्या है, प्रतिचुंबकीय प्रकृति क्या है, तो बताने का पूरा मेथड यही होता है। तो तुमसे कुछ भी घुमा के पूछ सकता है, बताए पूछेगा बताओ ये रंगीन आयन है, किसी उदाहरण को देकर समझाइए कि फलाने रंगीन आयन है कि अनुचुंबकीय प्रतिचुंबकीय या इसकी संरचना को दर्शाइए, तो आपको यही काम करना है। आ गई बात समझ में? तो देखो इसमें भी वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोमियम की हम ऑक्सीकरण अवस्था के बिना मतलब नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो Ar आर्गन। इसके बाद ये कौन से नंबर में आता है, इसके बाद ये आता है 3d 5 और 4s2। इसके बाद क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, इसकी ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3। +3 का मतलब ये Ar तो बना ही रहेगा, उसको मारो गोली, ये जो होगा ये हो जाएगा 3d और 2 इससे गया एक इससे गया, हो गया 3d4। अब दोनों का हम बक्सा बना लें, देखो 1 2 3 4 और ये 5 ऐसे थे और ये ऐसे थे, ठीक, ये 3d और ये 4s। अब इसका बनाएंगे हम ये आरेख, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन और 4 इलेक्ट्रॉन। इसमें भी अगर NH3, अब ये NH3 जो है ये दुर्बल है, ये दुर्बल लिगैंड है। कैसा है, दुर्बल लिगैंड है। तो दुर्बल लिगैंड होने से क्या होगा, ये इसके इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। सबसे बड़ी बात यही है कि ये इसके इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा किसी भी हालत में। जब युग्मित नहीं कर पाएगा तब क्या होगा, आगे 4s भी तो था, 4s 4p और d भी था, तो उसको छोड़ो, ये हो गया 4s 4d, अरे 4p में केवल 3 बक्सा होते हैं। अब इसने किया इसमें आक्रमण, तो ये अब व्यवस्थित नहीं होंगे। तो NH3 के बाद 6 इलेक्ट्रॉन युग्म है, तो 1 2 3 4 5 और तुम्हारा आगे D में भी जाएगा D2sp3। अच्छा क्या हो गया इसमें, ये देखो 1 2 3 3d5 3d3, ये ऐसे होता है, या तो 3d4 2 लिखो या 3d5s1 लिखो। ये गड़बड़ हो गया, यहाँ बचेगा 3d3, एक इलेक्ट्रॉन युग्म यहीं देगा ये इसको 6। इतनी सी बात समझना। चलो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नॉर्मल। देखो ये एक कक्षा इससे लेकर के उत्तेजित इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाता है, ये ऐसे गिन लो, चाहे फिर इसको गिनो 4 और इधर 2, तो ये बचा 3d3। एक इलेक्ट्रॉन युग्म 2 इलेक्ट्रॉन युग्म, तीसरा चौथा पांचवा छठवां, 6 थे, 6 के 6 दे दिए। अब देखो संकरण, D के कितने, D2, S का कितना, S, P के कितने 3, D2sp3 कितने आ गए, D2sp3। अब D2sp3 ये तो ठीक है, चलो संकरण निकाला गया। जब संकरण ऐसा होगा तो इसकी होगी अष्टफलकी वर्गाकार आकृति, अष्टफलकी, अष्टफलकी, वर्गाकार नहीं कहते इसको, वर्गाकार अभी हमने बता चुका हूं आगे, अष्टफलकी। देख लो आकृति कैसे बनती है अष्टफलकी। ये देखो यहाँ पर तुम्हारा आ गया क्रोमियम, NH3 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 और NH3, ऐसे हो गई ये तुम्हारी अष्टफलकीय संरचना। ये ऐसे समझ में आई बात। अब तुम हमारी एक चीज और समझो कि ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है, इस अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसकी प्रकृति होगी अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय रंगीन आयन का निर्माण होगा। अनुचुंबकीय मतलब चुंबक से चिपकेगा,
और रंगीन आयन का निर्माण करेगा और उत्प्रेरकी गुण भी होगा इसमें, उत्प्रेरकी गुण। इतनी सी बातें समझ में, ये आपका वीबीटी सिद्धांत हो गया। कुल मिला के आपको ऐसे ही तोड़वा तोड़वा के पूछेगा कि हमको सब चीजें बताओ, तो 4 चीजें आपको बतानी है, अनुचुंबकी, रंगीन आयन, उत्प्रेरकी और इसका संकरण, संकरण से इसकी संरचना, 5 चीजें हो गई। बस इतना ही है इसमें। इसके बाद आपको इसमें समावयवता मतलब समपक्षी और विपक्षी संरचनाएं बनानी आनी चाहिए। समावयवता बहुत पूछता है। एक तुमको दे देगा कोई आयन या संकुल यौगिक, कहेगा इसके संरचना सूत्र की सहायता से किस प्रकार की समावयवता को प्रदर्शित करता है। देखो क्या है, CO NH3 Cl, CONH3 Cl2 और +1 मतलब इस आयन में आने से। अब कहेगा इसकी तुम समावयवता या ज्यामितीय समावयवता के चित्र बनाइए। तो समपक्ष और विपक्ष तो समावयवता होती है, ज्यामितीय समावयवता। समपक्ष क्या होता है, विपक्ष क्या होता है, अभी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये CO है, CO से अब हम जोड़ना शुरू करेंगे। तो कोने कोने से ऐसे ऐसे जुड़ेगा ऐसे। अब हम क्या करें कि एक तरफ NH3 कितने है इसमें, NH3 4 है, NH3 और NH3 इधर जोड़ दे Cl और Cl, ये हो गए तुम्हारे समपक्ष। देख रहे हो, इस ऐसे समझो, ऐसे मत समझो कि ये इसके विपक्ष, ऐसे समझो ये समपक्ष और ये हो गया आपका एक विपक्ष, इसको कहते हैं समपक्ष। अरे इसको विपक्ष नहीं कहते, ये एक तरफ पूरे एक तरफ और एक दूसरी तरफ, ये हो गए समपक्ष। मतलब जो एक पार्टी के हैं वो सब एक तरफ और दूसरी पार्टी के एक तरफ, इसको कहते हैं समपक्ष। अब विपक्ष किसको कहते हैं, देखो ये आपका CO हो गया, ये लिगैंड। अब देखो इसमें जोड़ने का तरीका, NH3 के ठीक सामने NH3, इस NH3 के ठीक सामने NH3 और इस Cl के ठीक सामने Cl, ये होगा विपक्ष। एक दूसरे के विरोधाभास में जब आ जाए तो हो जाता है विपक्ष। तो दो ज्यामितीय समावयवता ऐसे तुमको कोई भी दे देगा, तो जब तुमको समपक्ष लिखना हो तो सबको एक तरफ लिख दो और दूसरे को एक तरफ लिख दो। जब तुमको विपक्ष बताना हो तो इनके एक सामने को, इनको विपक्ष खड़ा कर दो, दोनों को एक दूसरे के सामने। अब तुमको क्रिस्टल क्षेत्रबद्ध हम समझा दें क्या होता है इसमें। क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, थ्योरी है अभी, चित्र से हम थोड़ा बहुत समझा दे रहे हैं, बाकी थ्योरी आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छा पहले सबसे पहले ये समझ लो, ये आपका डी कोष है, ये 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसके इनके सबके नाम होते हैं DX, DXY, DYZ, DZX और ये टूटता है DX² - Y² और DZ²। हाँ DZ²। अच्छा इतने को कहते हैं क्या, इतने ये इनके नाम होते हैं अलग अलग, हर कक्षा के हर उपकोष के एक एक नाम हो गया, T2G तथा EG। इसको कहते हैं T2G और इसको कहते हैं EG, इनके नाम हो गए। जो ये तुम्हारा DX पहले के 3 उपकोष हैं इनको कहते हैं T2G और दूसरे के जो विपाटन क्षेत्र के स्प्लिट होते हैं वो कहते हैं EG। तो T2G और EG को, इतनी सी बात समझ में आई। EG, T2G और EG में पृथक हो जाते हैं। अच्छा ये पृथक कैसे होते हैं, जब इसमें कोई प्रबल लिगैंड अक्ष पर, अच्छा ये देखो ये हम तुमको समझाए दे रहे हैं, 3D डायमेंशन से ज्यादा समझ में आता। ये अक्ष, ये देख रहे हो अक्ष,
एक्स वाई और जेड। तो जो अक्षों पर लिगैंड आते हैं, अक्षों पर लिगैंड आएंगे तो वो ज्यादा ताकत लगाते हैं, जो मध्य में आते हैं लिगैंड वो कम ऊर्जा इसमें लगा पाते हैं। तो जो अक्ष में आएगा वो केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉनों में ज्यादा ऊर्जा क्षेत्र करेगा, तो ऊर्जा क्षेत्र विपाटित हो जाता है इसके डी उपकोष का, है ना। अच्छा, इस विपाटन को कहते हैं क्रिस्टल ऊर्जा क्षेत्र विपाटन। जो ये बट रहा है इसको कहते हैं क्रिस्टल ऊर्जा क्षेत्र विपाटन। ये लिगैंड से ही विपाटन होता है, क्षेत्र विपाटन, ये लिगैंड ही सब कुछ करता है, विपाटन। तो इसमें लिखेंगे कैसे समझो आप। इसमें लिखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्रबद्ध सिद्धांत के अनुसार, ये जो अनावश्यक शोर शराबा हो रहा है इसको थोड़ा सा इग्नोर करिएगा, बाकी ये समझिए कि ये क्रिस्टल क्षेत्रबद्ध को आप थ्योरी में कैसे लिखेंगे। तो लिगैंड के बीच बनने वाली बंध की प्रकृति को पूर्णता आयनिक, जो ऊर्जा तुम्हारी होती है लिगैंड की, ये उसमें काम होता है कि ये, हाँ कुल मिला के इसका ये काम समझो कि ये करते क्या है, होता क्या है। जो अभी तुमने वर्नर संयोजक सिद्धांत में बताया ना कि लिगैंड ये इलेक्ट्रॉन उठ करके इसमें आ जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन उठ करके कहाँ चला जाता है, तो इस विधि को समझने के लिए ये सिद्धांत दिया गया है। अच्छा, इसको लिखना कैसे मैं ये बता रहा था। लिखने के लिए लिखेंगे कि क्रिस्टल क्षेत्रबद्ध धातु परमाणु आयन लिगैंड के बीच बनने वाली बंध की प्रकृति की पूर्णता आयनिक होती है। इसकी सीमाएं भी पूछता है, तो सबसे पहले इसको समझो। जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आती है, ये मैं भी सब बता चुका हूं, संपर्क में आती है, तो धातु परमाणु का डी कोष दो क्षेत्रों में विभाजित हो जाता है। दो क्षेत्रों में विपाटित हो जाता है, विपाटित हो जाता है। कैसे? ऐसे देखो, चित्र को भी बीच बीच में बना देना, बहुत बढ़िया नंबर मिल जाएगा। ये आपका हो गया, बड़ा बड़ा बनाता हूं। डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स डी जेड एक्स, और ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी जेड स्क्वायर। तो जब विपाटन होगा तो ये दो चीजों में टूट जाता है। पहले डी एक्स स्क्वायर एक्स वाई और डी वाई जेड और डी एक्स जेड, इसको कहते हैं टी टू जी। और ये तुम्हारा हो गया दो जो ये टूटते हैं बाद वाले, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड स्क्वायर। ये जो होते हैं ये तुम्हारे सिरों में होते हैं, सिरों का मतलब अक्ष पर। ये अक्ष देखो, ये अभी जो मैंने समझाया था, ये तुम्हारे अक्षों पर होते हैं, डी एक्स वाई डी वाई जेड, ऐसे डी जेड एक्स, ये तुम्हारे अक्षों पर होते हैं, ये तुम्हारे बीच में होते हैं। तो जो लिगैंड आता है वो अक्षों पर ज्यादा कार्य करता है, अक्षों पर ज्यादा ऊर्जा लगाता है। अक्षों पर जब ज्यादा ऊर्जा लगाएगा तो इसके जो इलेक्ट्रॉन इसमें भरे होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसमें फेंक देता है, या इसके इलेक्ट्रॉन को उठा करके इसमें उठा के फेंक देता है। विपाटन, ऊर्जा क्षेत्र विपाटन, यही निकालना है इससे। तुमको इतनी से समझ में आया कि जब लिगैंड केंद्रीय धातु परमाणु के संपर्क में आती है तो धातु परमाणु का डी कोष क्षेत्र में विपाटित हो जाता है। ये विपाटन हो गया। इसके बाद क्या होता है, ये अपभ्रष्ट परमाणु कक्षक लिगैंड के विद्युत स्थितिक क्षेत्र के कारण विभिन्न ऊर्जा स्तरों में विभाजित हो जाते हैं। ये ऊर्जा स्तर है इनके, तो हमने ऊर्जा स्तर बता दिए तुमको। ये ऊर्जा स्तर तो है, ये ऊर्जा स्तर 1 और ये ऊर्जा स्तर 2। ज्यादा ऊर्जा स्तर कौन सा? ये बड़ा वाला। अब आगे का समझो, इन ऊर्जा
स्तरों के अंतर को क्या कहते हैं? क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। इसको कहते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। लिगैंड अब अच्छा जब आएगा तो इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, लिगैंड के पास भी इलेक्ट्रॉन है, केंद्रीय धातु परमाणु के पास भी इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में होगा प्रतिकर्षण। क्या होगा? प्रतिकर्षण। और जब अच्छों पर लिगैंड आता है तो बहुत, और प्रबल लिगैंड जब अच्छों पर आएगा तो बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लगाता है। बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण लगाने के कारण जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उछाल करके इसमें फेंक देता है। अच्छा, लिगैंड तुम्हारा एक बहुत अच्छा व्यवसायी भी समझो, उसको बिजनेस भी बहुत अच्छे से आता है। जब वो दिमाग लगाएगा, ये तुम्हारे दोनों रखे हैं, अब वो दिमाग ये लगाएगा कि अगर हम इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फेंके तो हमको ऊर्जा कितनी लग रही, मान लो उसको यहाँ से यहाँ फेंकने में ऊर्जा लग रही 100, और उसको यहाँ से यहाँ रखने में ऊर्जा लग रही 30, और या तो उसको यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को लाने में ऊर्जा लग रही कितनी 100, और यहाँ से यहाँ फेंकने में ऊर्जा लग रही 30, तो वो वहां फेंकेगा जहां उसको ऊर्जा कम लग रही है, या तो वो इसमें भेज देगा इलेक्ट्रॉन को, जो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें फेंक देगा, या तो इसको बगल में अपने एडजस्ट कर लेगा। तो लिगैंड के इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु के इलेक्ट्रॉन से आपस में मिलते हैं, तो अधिक प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉनों को विभिन्न ऊर्जा स्तरों में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है लिगैंड के इलेक्ट्रॉन के द्वारा। इतनी सी बात समझ में आई? आगे सुनो, प्रतिकर्षण के कारण, किसके? लिगैंड के प्रतिकर्षण के कारण धातु आयनों के इलेक्ट्रॉन डी कक्षकों में प्रवेश करते हैं, जिनके लॉबी लिगैंड से अधिक दूरी पर होते हैं। डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का वितरण आप बाहु तथा हुंड दोनों के नियमों के अनुसार होता है। इसकी सीमाएं आप पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। सीमाएं यही है कि इसमें जो स्थिर विद्युत स्थैतिक होता है ये बहुत अधिक होता है, विद्युत स्थैतिक होता है, जो इसके अनुसार सत्य नहीं है। इसकी सीमाएं पढ़ लीजिएगा, ये आपका हो गया। इसको ऐसे ही लिखना है, जब लिगैंड फलाने ढिकाने आता है तो प्रतिकर्षण के कारण इसको व्यवस्थित करता है या प्रतिस्थापित करता है ना, ऐसे करके तमाम बताएंगे कि 2 ऊर्जा स्तरों में बढ़ जाता है। इतना ही लिख दोगे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। ये 2023, 24, 19, 20 में पूछा गया है। अष्टफलकीय संकरों के निर्माण में वीवीटी की व्याख्या किस प्रकार होती है बताओ? तो ऐसे ही सब कर देना तुमको। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक भी था और इंपॉर्टेंट चैप्टर भी था। इसमें 7 नंबर का आपका सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आप कर ले जाएंगे। अब इसके बाहर कुछ नहीं आना है, समझ लो। जो 7 नंबर आने हैं, अब इसके बाहर कुछ नहीं आने। और आपको पीडीएफ वगैरह जो चाहिए वो हमारे व्हाट्सएप नंबर, जो हमारे इसमें डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दी हुई है, टेलीग्राम, और सब में जुड़ जाइए। और आपको पीडीएफ हैंड रिटन नोट इसके सबके मिल जाएंगे, जो मैंने स्वयं से बनाए हुए हैं। बाकी इससे ज़्यादा इसकी आपको इधर उधर ना गेस पढ़नी है, ना आपको कोई बुक कॉपी उठानी है। सीधे इसको पढ़ लो, क्लास ले लो 2-3-4 बार, समझ में आ जाएगा। उसके बाद आप अपने एग्जाम को देने चले जाइए। तो बच्चों धन्यवाद, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे आप आने वाली कक्षाओं में जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होने वाली है, इसको या तो हम क्रमवार कराएंगे एक एक चैप्टर करके, या तो हम इसको एक बार में ही पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या से क्या होता है, कैसे होना चाहिए, सब खत्म। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपने पहला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर आपको दूसरा, तीसरा, चौथा मेन चैप्टर और जैव अणु को छोड़ करके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए बच्चों धन्यवाद। ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर किया करिए, लाइक कर दीजिए, और जो आपके दोस्त यार पढ़ रहे हैं उनको सबको शेयर कर दीजिए।